क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, हम लोग इसमें एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग इस वीडियो में, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, समझेंगे क्या है। ये है फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। इसका एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने से पहले आपको मैं एनसीईआरटी बुक में ले आता हूँ। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा तरह से वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले आपको मैं एनसीईआरटी का बुक दिखाता हूँ इसमें से कि वैद्युत द्विध्रुव इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, देखिए परिमाण में समान एवं विजातीय बिंदु आवेशों Q तथा -Q का कोई युगल जिनके बीच पृथक्करण 2a है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ कि कोई वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, यहाँ से डिफिनेशन क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको छोटा सा पेज में समझा रहा हूँ यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव को। ठीक है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव को देखिए यहाँ पर छोटा सा फिगर के माध्यम से समझिए कि यहाँ पर क्या बोला गया है। देखिए समान एवं विजातीय बिंदु, यहाँ पर विजातीय के बारे में बोल रहा है, सजातीय के बारे में नहीं बोल रहा है। तो मतलब कि यहाँ विजातीय आवेश के बारे में बोल रहा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जैसे आवेश है, ठीक है, यहाँ पर है पॉजिटिव आवेश है और यहाँ पर है नेगेटिव आवेश है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आवेश है। ठीक है ना, नेगेटिव आवेश है प्लस क्यू, कुछ नहीं है मतलब प्लस क्यू, और यहाँ माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आवेश है और यहाँ पर नेगेटिव आवेश है, जिनके बीच पृथक्करण जो है ना 2a हम लोग लिए हैं। ठीक है, बहुत जगह 2l होगा। ठीक है ना, तो जो भी आपको मर्जी आप वो लीजिए, 2a लीजिए या फिर 2l लीजिए। ठीक है, इनके बीच के लंबाई को ना 2a या फिर 2l, तो हम लोग 2l लिखते हैं बहुत जगह पर, तो 2l को ज़्यादा करके हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर 2l को लिखना ज़्यादा पसंद करूंगा। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी जो है ना वो 2l है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना है, 2l है। और ये क्या है, एक विजातीय आवेश है, विजातीय आवेश है। ठीक है, जो कि Q और -Q है। तो इसी जो ये जो पूरा व्यवस्था जो बनेगा ना, यहाँ पर एक पूरा व्यवस्था बनेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पूरी व्यवस्था बनेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना है, 2l है। ठीक, चलिए यहाँ तक आपने समझा। उसके बाद चलिए और हम लोग समझते हैं, बहुत कुछ क्लियर होने वाला है यहाँ से। ठीक है, देखिए दोनों आवेशों को संयोजित करने वाली रेखा दिक स्थान में किसी दिशा को परिभाषित करती है। ठीक है, दोनों आवेश जो है यहाँ पर संयुक्त करने वाली जो रेखा जो है ना, रेखा, ठीक है, ये वाला जो रेखा जो है करने वाली रेखा दिक स्थान में किसी दिशा को परिभाषित करती है। ठीक है, किसी दिशा को ये क्या कर रही है, परिभाषित करती है। समझ में आएगा आगे। देखिए परिपाटी के अनुसार -Q से +Q, -Q है तो -Q से +Q की दिशा द्विध्रुव की दिशा कहलाती है। मतलब ये जो रेखा जो है इसी में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि -Q से +Q, तो ये डायरेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन हुआ। ये जो दिशा जो हुआ ना, इसी को क्या करते हैं, द्विध्रुव की दिशा कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव की दिशा कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव की दिशा, जो आपकी किताब में एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, द्विध्रुव की दिशा कहते हैं। ये वाला हमारा क्या है, द्विध्रुव की दिशा है। ठीक है, इतना समझ गया। चलिए उसके बाद देखिए एनसीईआरटी बुक में क्या किया गया है कि -Q तथा +Q की अवस्थितियों का मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। अच्छा, इनके बीच की जो मध्य बिंदु होगी, अच्छा यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट जो हुआ, मध्य बिंदु जो हुआ, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मध्य बिंदु कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, -Q तथा +Q की अवस्थितियों का मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। ये वाला क्या है, द्विध्रुव का केंद्र है। इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये बीच में है ना, बीच में दोनों आवेशों के बीच में है, तो ये वाला क्या है, द्विध्रुव का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर द्विध्रुव का क्या है, केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव का केंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष रूप से वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कैसे शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर ही कह दिया था समान एवं विजातीय, दोनों आवेश समान होना चाहिए और विजातीय होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर 2 × 10⁻⁻7 कूलम का है। ठीक है, और ये वाला भी जो आवेश जो है ये पॉजिटिव आवेश है और 2 × 10⁻7 कूलम का है, लेकिन ये वाला नेगेटिव आवेश है। तो ये दोनों आवेश का जो वैल्यू जो है ना, दोनों क्या है, बराबर है, 2 × 10⁻7, ये भी -2 × 10⁻7 कूलम। तो ये जो है ना, इसका देखिए
तो इसका जो कुल आवेश जो है ये क्या होगा, एक्चुअली में शून्य होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश क्या होती है, शून्य होती है। वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समान है, समान विजातीय आवेश है। ठीक है, तो विजातीय आवेश, सजातीय का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, विजातीय आवेश का बात हो रहा है। ठीक है, तो दोनों का क्या हो गया यहाँ पर शून्य होगा। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। देखिए यहाँ पर ये इसका मतलब, तो यहाँ पर इसका, यहाँ पर देखिए इसका जो द्विध्रुव का जो आवेश जो है ये शून्य होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसका जो विद्युत क्षेत्र जो है वो कदापि शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका विद्युत क्षेत्र है वो शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं तक हमें एनसीईआरटी बुक में आपको मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया। ठीक है, अब मैं इसका डिफिनेशन को लिखवाता हूँ कि एग्जाम में आए तो किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके डिफिनेशन को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के डिफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के क्या करते हैं, डिफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। देखिए वैद्युत द्विध्रुव, पहले इसको डिफिनेशन को लिखेंगे, फिर बाद में फिगर में बना दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए लिखते हैं, जब दो, ठीक है, दो बराबर क्या होना चाहिए, विजातीय आवेश। ठीक है, दो बराबर विजातीय आवेश, तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, तो यही ना हुआ विजातीय आवेश। चलिए एनसीईआरटी लाइन को लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एनसीईआरटी लाइन में क्या किया गया था, देखिए समान एवं विजातीय ना, समान एवं विजातीय। चलो हम लोग इसे लिखते हैं, जब दो समान एवं क्या होना चाहिए, विजातीय होना चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, समान एवं विजातीय आवेश को एक दूसरे के निकट इस प्रकार एक दूसरे के निकट, काफी निकट स्थापित किया जाता है। ठीक है, एक दूसरे के निकट स्थापित करने पर हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। और वो जो दूरी जो है ना बहुत कम, 2L जो है ना बहुत कम दूरी है। ठीक है ना, बहुत कम दूरी है, एक दूसरे के निकट इस प्रकार समायोजित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, ताकि उनके बीच एक निकाय बने। ठीक है, निकाय बने। ठीक है ना, मतलब एक निकाय बने। ठीक है, मतलब काफी निकट स्थापित करेंगे तब उन दोनों के बीच क्या होगा, निकाय बनेगा। इसलिए हम बहुत डिस्टेंस ले लिए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस, तब तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पॉसिबल नहीं है। देखिए जब दो समान एवं विजातीय आवेश एक दूसरे के निकट इस प्रकार स्थापित किया जाता है ताकि उनके बीच एक निकाय बने। ठीक है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए डिफिनेशन में अपने से लिखवाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अलग शायद लग रहा होगा, पढ़ने में थोड़ा सा अलग लग रहा है। चलिए तो आप लोग ना, मैं बोल देता हूँ, आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, जब दो, ठीक है, बराबर परंतु विपरीत आवेश को एक दूसरे के निकट, काफी निकट स्थापित किया जाता है तो एक निकाय बनता है जिसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, सुनिए ऑडियो को, और आप लोग लिख भी सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखें। चलिए अब मैं इसके फिगर को मैं समझाता हूँ यहाँ पर, कि फिगर को मैं बनाता हूँ। आपको तो मैंने पहले समझा चुका है। ठीक है ना, फिगर को पहले एक बार यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ये -q बनाए और ये हमने +q बनाए, कोई आवेश है। ठीक है, समान है और विजातीय है, तो इनके बीच एक ऐसा निकाय बनेगा, ऐसा एक निकाय बनाएगा नहीं है दोनों निकट रखने पर, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और इनके बीच की दूरी को हमने क्या लिया था, 2L लिया था। ठीक है, 2L लिया था, तो बस हम लोग यहाँ पर ये वाला भी लिख देते हैं। चलिए वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है, कि लंबाई हमने क्या लिया है, लंबाई 2L लिया है। ठीक है, लंबाई 2L, और इनके बीच के जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ से जैसे L हो गया और यहाँ से जैसे L हो गया, तो इनके बीच के जो मध्य बिंदु होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव के मध्य बिंदु कहते हैं ना, मध्य बिंदु कहते हैं। ये हमने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा था। ठीक है, और ये दोनों जो यहाँ पर हमने ये वाला भी पढ़ा था, है ना, कि देखिए यहाँ पर 2L होते हैं, दोनों आवेशों को संयोजित करने पर रेखा दिक स्थान में किसी दिशा को परिभाषित करती है, और दिशा इसका डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से पॉजिटिव की ओर, माइनस से प्लस की ओर होगी डायरेक्शन। मैंने बता दिया माइनस से प्लस की ओर इसका क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ये हमने बता दिया। ठीक है, पहले मैंने बता दिया था, है ना। चलिए देखें, इतना तो हो गया।
और देखिए आवेश शून्य होता है, इनके जो आवेश जो है ना प्रत्येक इसके देखिए वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, परंतु इसका विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसके बारे में और मैं कुछ थोड़ा सा पॉइंट में लिखवाता हूँ, ठीक है। देखिए और एक पॉइंट आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो वाला मैं भी लिखवा देता हूँ। देखिए द्विध्रुव का जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, शून्य होता है, परंतु द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य नहीं होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक थोड़ा सा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, आपको यहीं पर समझ लेना, मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर क्या एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए कि इसमें देखिए कि जब एक परावैद्युत पदार्थ को ना विद्युत क्षेत्र में यदि हम लोग रखेंगे, जैसे कि कोई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, इसमें यदि हम लोग परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे, परावैद्युत पदार्थ मतलब क्या, जैसे कि मोम हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, कुछ अलग पदार्थ सब। तो परावैद्युत पदार्थ को यदि हम लोग रखेंगे तो इसके सभी कण जो है ना एक विद्युत द्विध्रुव जैसा व्यवहार करने लगता है, ठीक है। इसको हम लोग एडिशनल में इधर याद रख लेंगे, ठीक है। नोट आप लोग लिख सकते हैं, मैं आपको ये वाला ऐसे करके लिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला भी आपको जानना जरूरी है, मैंने उचित समझा इसको यहीं पर बताना, ठीक है। आप यहीं पर ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए जब एक परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके सभी कण जो है ना, सभी कण एक विद्युत द्विध्रुव जैसा व्यवहार करने लगता है, ठीक है, करने लगता है। तो बस यही वाला पॉइंट मैं लिखाना चाहता था। जब एक परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके सभी कण एक विद्युत द्विध्रुव जैसा व्यवहार करने लगता है। परावैद्युत पदार्थ मतलब जैसे कि मोम हो गया, ठीक है ना, तो ये परावैद्युत पदार्थ है। तो ये क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव जैसा व्यवहार करने लगता है। विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युत द्विध्रुव जैसा व्यवहार करने लगेगा। तो ये था हमारा जो टॉपिक जो है वैद्युत द्विध्रुव, ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपको। अब आप लोग पूरी अच्छी तरह से वैद्युत द्विध्रुव को समझ चुके हैं, ठीक है। अब एग्जाम आए तो एकदम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।